नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो इथिक्स की सीरीज चल रही है ना, जो आप जानते हैं कि जो जीएस मेंस का पेपर 4 है ना, इसकी जो सीरीज हम लोग चल रहे हैं, इसके पहले के 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसकी सीरीज में हम लोग नीति शास्त्र के अंतर्गत जो नॉर्मेटिव नीति शास्त्र का आयाम है, नॉर्मेटिव नीति शास्त्र, ठीक है ना, जिसको हम लोग निर्देशात्मक या नॉर्मेटिव इथिक्स कहते हैं ना, इसको लेकर के बात करना शुरू करेंगे। और इस निर्देशात्मक या नॉर्मेटिव नीति शास्त्र में खासतौर से जो प्लेटो, अरस्तु है ना, इस तरह के जो प्राचीन विचारक हैं है ना, इनको लेकर के बातें शुरू करेंगे। और इसी के अंतर्गत हमारे पास उपयुक्तवाद या फिर जो और तरह तरह की चीजें हैं उन पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में निश्चित रूप से आप प्लेटो और अरस्तु के जो विचार हैं, उनकी जो आधुनिक समय के लोक प्रशासन है, आधुनिक समय का जो जीवन है और आधुनिक समय का जो शासन प्रशासन है, इसमें उनकी रिलेवेंसी जरूर देखने की कोशिश करिए। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस तरह का जो मटेरियल है वो इतना परंपरागत है कि इसमें जब तक आप इसकी रिलेवेंसी, आप इसकी जो प्रासंगिकता है, इसको नहीं ऐड करते हैं, तब तक आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्टअप नहीं करेंगे ना। वो परंपरागत ढंग से ही मार्किंग भी होती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोशिश ये करिएगा कि इस सीरीज के जो पहले वीडियोस हैं उनको करिए, क्योंकि इससे संबंधित जो आयाम वगैरह हैं वो हम इसके पहले के वीडियोस में डाल चुके हैं, बता चुके हैं। तो यहां पर हम एक नए सिरे से बात शुरू करेंगे, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान गुरु वेदांत का ये जो वीडियो है वो बहुत ही प्रमाणिक और आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके जीवन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए। आज हम लोग ये बात करते हैं कि जो निर्देशात्मक या नॉर्मेटिव नीतिशास्त्र है, तो यहां पर जो नॉर्म्स शब्द आया, नॉर्म आया, इसी शब्द से, इसी तरह के जो निर्देशा शब्द हैं, इसी से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। और वो स्पष्ट ये हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार के नॉर्म्स, इस प्रकार के मानक, इस प्रकार के मानदंड, इस प्रकार की कसौटियां प्रस्तुत की जाती हैं, जिन कसौटियों के आधार पर हम किसी काम की अच्छाई, बुराई, कोई निर्णय, किसी प्रकार का कार्य, किसी प्रकार का की गतिविधि सही है या गलत है, इसका हम विश्लेषण करते हैं। तो स्वाभाविक है कि नॉर्मेटिव जो है वो नॉर्म से, मानदंडों से जुड़ा हुआ है। इसी का एक हिस्सा है ना, जैसे मानक होते हैं, मानदंड होते हैं, तो कुछ मानदंड व्यवहारिक होते हैं और कुछ मानदंड आदर्शमूलक होते हैं। जो आरंभिक विचारक हैं वो इसी प्रकार के जो आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक नॉर्म्स हैं, इनको लेकर के चलते हैं और इसी के लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं वर्च्यू, सद्गुण, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं? वर्च्यू ना, तो सद्गुण। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि आखिर सद्गुण या वर्चू क्या है। सामान्यतः लोग वर्चू को मूल्य बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वैल्यूज अलग हैं, वर्चूज अलग हैं। वैल्यूज के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल वर्चू की बारे में बात करते हैं। वर्चू की 2 ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, अन्यथा इस शब्द का जो प्रयोग है ना, उसकी गलत होने की संभावना हो सकती है। पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार का चारित्रिक गुण है, ठीक है ना, चारित्रिक गुण है, यानी ये एक प्रकार से हमारे पास कैरेक्टर से ही डेवलप होता है, ये हमारा चारित्रिक गुण है। और दूसरी महत्वपूर्ण ध्यान बात आपको यह रखनी है कि ये अंतर्निहित होता है। क्या होता है? ये इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये मानव प्रकृति में है, ये मानव स्वभाव में है ना। मानव क्या, जीव मात्र के स्वभाव में है। इस प्रकार की चीजों को जब इसके जो अच्छे आयाम हैं, इसका जो बेहतर पक्ष है, अच्छा पक्ष है, शुभ पक्ष है, गुड जो इसका एस्पेक्ट है, उसके लिए सद्गुण का प्रयोग होता है, उसके लिए हम वर्चू कहते हैं। जबकि जो मूल्य होते हैं उनका तो विकास होता है, लेकिन ये हमारे पास इनबिल्ट होते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब ये चरित्र के ही
अंदर निहित होते हैं, ये हमारे मूल प्रकृति में, हमारे पूरे नेचर में ही इनबिल्ट हैं, तो आखिर इस प्रकार के जो सद्गुण हैं उनमें क्या एक ही प्रकार है या अलग अलग प्रकार है? तो हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी जीव है ना, सभी के पास बुद्धि, भावना और कर्म की प्रेरक शक्तियां होती हैं। सभी के पास ये फैकल्टीज हैं। तो निश्चित रूप से उन्हीं जीवों की जो सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य है, उसमें भी ये तीनों फैकल्टीज हैं। ये जो तीनों फैकल्टीज हैं, इनका होना तो अनिवार्य है हर व्यक्ति के प्रकृति में, हर व्यक्ति के स्वभाव में, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में। लेकिन इनमें किसी चीज की कमी, अपेक्षाकृत किसी चीज की अधिकता, यह निश्चित रूप से होती है। यही कारण है मित्रों कि हम लोग जब समाज में देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धि प्रधान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उनमें भावुकता अपेक्षाकृत कम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपेक्षाकृत भावुक ज्यादा होते हैं, है ना, उनका बौद्धिक पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर होता है। इसी प्रकार से कुछ लोग इतने कर्मयोगी होते हैं कि वो अपनी बुद्धि या भावना को भी, है ना, नियंत्रित करते हुए सिर्फ कर्म पर विश्वास करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं और यही कारण है कि इसी प्रकार के आधार पर कभी वर्णाश्रम व्यवस्था बांटी गई थी ना, कभी समाज के जो वर्ग हैं उनका विभाजन इसके आधार पर किया गया था। अब ये सब बातें, है ना, अलग अलग समय में अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई हैं। अभी हम लोग ये बात देखते हैं कि बुद्धि, भावना और कर्म ये बेसिक चीजें होती हैं और ये जो तीनों चीजें हैं, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि चाहे वो सुकरात रहा हो, चाहे वो प्लेटो रहा हो, चाहे वो अरस्तु रहा हो, है ना, इन लोगों ने, और इसी तरह से भारतीय परंपरा में, चाहे वो गीता में हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन में हो, चाहे वो जैन दर्शन में हो, इन सभी के अंदर भी नीतियों की बात की गई है ना, इसी के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर बात की गई है। और सभी लोगों का एक बड़ा ही सामान्य व्यवहार रहा है कि किसी प्रकार से इस प्रकार में जिन चीजों की कमी है उनको अपेक्षाकृत कुछ विकसित किया जा सके, या कम से कम उनके बीच में आपस में समन्वय तो अवश्य ही किया जा सके। आइए हम लोग सीधे अपनी बात करते हैं कि ये जो बुद्धि है ना, इसका जो सद्गुण होता है, ये सद्गुण विवेक कहलाता है। ठीक है ना। तो रीजन या बुद्धि का जो सद्गुण है क्या है? विजडम, विवेक, है ना। इसी से आपको रीजन, तर्क, बुद्धि, इस तरह के शब्दों के साथ विजडम का अर्थ का जो अलगाव है, उसकी जो विशिष्टता है वो समझ में आई होगी। वास्तव में बुद्धि क्या है? बुद्धि या तर्क तमाम प्रकार के ब्रांचेस होते हैं, इसमें विकल्प होते हैं, इसमें तमाम प्रकार के ऑल्टर्स होते हैं, है ना। हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी लाभपूर्ण है, ये भी लाभपूर्ण है। लेकिन जो विवेक होता है वो अभेदित होता है, वो सभी प्रकार के चीजों में जो निष्कर्ष है वो निकाल करके और एक चीज पर रुक जाता है, अटल हो जाता है, उसे विवेक कहते हैं, उसे विजडम कहते हैं। विजडम में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। बुद्धि में विकल्प होता है, विजडम में विकल्प नहीं होता। ये जो निर्विकल्प विजडम है, ये निश्चित रूप से जो बुद्धि के विकल्प हैं उनके विश्लेषण के द्वारा ये प्राप्त होता है। इसीलिए विवेक उसका एक तरह से कह सकते हैं निचोड़ है। इसी प्रकार से जो भावना है ना, इसके परिणाम स्वरूप जो इसका सद्गुण है वो हमें साहस ना या करेज के रूप में दिखाई देता है। जैसे ये विजडम है वैसे ही ये क्या है? करेज। ठीक है ना। और जो कर्म है ना, जिसके लिए प्रेरक माना जाता है इच्छा, क्योंकि जब कोई किसी प्रकार की इच्छा होती, कोई अपेक्षा होती, किसी प्रकार का हम अभिलाषा करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमको कर्म करना पड़ता है, क्योंकि कर्म की प्रेरणा किसी न किसी प्रकार की इच्छा से जुड़ा होना चाहिए। ये अलग बात है कि आदर्शवादी व्याख्याओं में कहीं कहीं इच्छा को भी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन तब भी ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि इच्छा का ना होना भी एक प्रकार की इच्छा होती है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के जो इच्छा या कर्म या जो ये तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है, यहां पर आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम ना, या फिर जो टेम्परेंस है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस तरह के टेम्परेंस, करेज और विजडम ना, ये मूल
जो हमारे पास सद्गुण हैं ये इस प्रकृति के परिणाम हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस प्रकार की प्रकृति का होना अनिवार्य है, इनबिल्ट है, जन्मजात है। तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर इस प्रकार के जो सद्गुण हैं यानी विवेक, साहस और संयम, है ना, ये इनकी संभावना निहित होती है। ये उनके सद्गुण हैं, ये उनके अच्छे एस्पेक्ट हैं। और इन्हीं का अगर हम बुरा एस्पेक्ट देखें तो स्वाभाविक है कि जब बुरे एस्पेक्ट में जाएंगे तो ये संयम की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पर लालच या लोभ आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से जब साहस या भावना के ना, भावना का जो दूसरा पक्ष है, नेगेटिव पक्ष है, उसकी तरफ जब जाएंगे तो यहां पर भय आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि यहां पर ये चीजें बदल जाती हैं। यहां पर जो विवेक है वो विवेकहीनता आ जाएगी, है ना, एक प्रकार से द्वंद्व पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके बुरे पक्ष हैं, जबकि ये सभी उसके अच्छे पक्ष हैं। और हमने जैसा कहा था कि सद्गुण वो हमारे अंदर इनबिल्ट ऐसे चारित्रिक गुण हैं जो शुभ से प्रेरित होते हैं, जो शुभत्व को उपलब्ध कराते हैं, अच्छाई को उपलब्ध कराते हैं। अच्छे चारित्रिक गुण सद्गुण हैं, वो हैं विवेक, साहस और संयम। और ये तथाकथित उन दुर्गुणों के रूप में है ना, ये नीति के अंतर्गत नहीं शामिल होंगे, ये हमारी नैतिकता के आधार बनेंगे। ये हमने आपको एक आउटलाइन बताई जिसके आधार पर आप आदर्शमूलक जो नीति शास्त्र है, जो नॉर्मेटिव नीति शास्त्र है, उसके इस पहलू पर अच्छी तरह से बात को समझ सकेंगे। और साथ में इस बात पर ध्यान रखेंगे कि इसके आधार पर आज किस तरह से जो द्वंद्व होते हैं उनमें ये जो सद्गुण हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि अगर हम सिर्फ इन्हीं बातों को ले लें तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे नीति शास्त्र के इस चौथे पेपर के सिलेबस में भी है कि जहां पर आप किसी काम को करने के लिए, किसी निर्णय को लेने के लिए द्वंद्व में पड़ जाते हैं, जो एक प्रकार का इथिकल डिलेमा प्रस्तुत करता है, जो नैतिक एक प्रकार का अंतर्द्वंद पैदा करता है। वो समस्या किसी भी प्रशासक के सामने आ सकती है, किसी व्यक्ति के सामने आ सकती है, किसी लोकाधिकारी के सामने आ सकती है, किसी संस्था के सामने आ सकती है ना। इस तरह के जो द्वंद्व हैं ये वास्तव में नैतिकता को लेकर के उत्पन्न होते हैं। या फिर अगर इस प्रकार का द्वंद्व ना भी हो तो समस्या ये आती है कि एक अदृश्य कारणों से, अदृश्य कारणों से, प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से ना आपको कोई निर्णय लेने में या किसी प्रकार का काम करने में भय पैदा हो जाता है। या फिर जो भी आप कर्म करते हैं वो बजाय संयम के, बजाय वो लोकहित में, वो बल्कि लालच से प्रेरित हो जाते हैं ना। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं कि एक लोक प्रशासक है ना, वो जानता है कि इस प्रकार का निर्णय इस समय जनता के हित में है, लोकहित में है ना। ये हो सकता है कि उसके अंदर इस प्रकार का द्वंद्व ना हो, उसका विवेक काम कर रहा हो, लेकिन साथ में उसके ऊपर जो हायर अथॉरिटीज हैं, है ना, जो शासक वर्ग है या जो उसको नियंत्रित करने वाले लोग हैं ना, उनके कारण से वो उस प्रकार का निर्णय ना ले पा रहा हो, उसमें उसको डर लग रहा हो। डर होता है उसको अपने निलंबन का, अपनी बर्खास्तगी का, अपने टर्मिनेशन का, या फिर एक छोटा सा डर स्थानांतरण का, ट्रांसफर का। इस किसी भी प्रकार के डर से भयभीत होकर के वो जानते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय नहीं कर पा रहा हो। तो इसका मतलब हुआ कि निश्चित रूप से उसने साहस का परिचय नहीं दिया। और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ, भाई भतीजावाद, इस तरह की चीजों में पढ़ करके उसने निर्णय को गलत ढंग से ले लिया हो, जानबूझ करके। तो स्पष्ट है कि ये जो चारित्रिक गुण हैं ये हमेशा हमारे अंदर काम करते रहते हैं, चाहे इस रूप में काम करते हो, चाहे इस रूप में काम करते हो, या मिश्रित ढंग से। जैसे कि हमने यहां कहा मिश्रित ढंग से कैसे, कि विवेक तो है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन भय के कारण या लालच के कारण हम उस प्रकार का निर्णय या उस प्रकार का कार्य ना करके उसके अपोजिट कर जाते हैं, जो वास्तव में जनता के लाभ के लिए नहीं है, जिससे लोकहित नहीं हो रहा है, जिससे पब्लिक वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। इस तरह की बातों को हमेशा इस सद्गुण के आदर्शमूलक तत्व के आधार पर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं सोचने वाले जिनको लगता है कि जो आदर्शात्मक नॉर्मेटिव फॉर्म्स हैं उनकी क्या जरूरत है ना, वो सब इरेलेवेंट हो चुके हैं। इरेलेवेंट नहीं है, ये तो बेसिक हैं। और यहां पर आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है, खासतौर से इस चैप्टर को लेकर के, कि जितने भी आप आगे केस स्टडीज करेंगे,
जितने भी आपकी जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं पेपर में कि अगर आप इस प्रकार की स्थिति में होंगे, इस प्रकार की स्थिति में होंगे तो कैसे आप निर्णय लेंगे, क्या काम करेंगे, किस प्रकार से आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, उस प्रकार की केस स्टडी के लिए इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझने और इनकी प्रासंगिकता को निर्धारित करने की क्षमता का विकास करना अनिवार्य है। और इसी क्रम के लिए हमने आपको ये बातें बताई। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं कि आखिर सोक्रेटिस ने इस प्रकार के सद्गुणों के आधार पर क्या कहा ना, अरिस्टोटल ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि बुद्धि या विवेक या विजडम वाला जो हिस्सा है ना, सोक्रेटिस ने सिर्फ इसी को सद्गुण माना। यानी सोक्रेटिस ने, सुकरात ने केवल एक सद्गुण माना, और वो सद्गुण कौन सा था? वो सद्गुण था विजडम ना, विवेक को उसने सद्गुण माना। उसका कहना है कि अगर विवेक है तो मनुष्य जो भी कार्य करेगा वो अपने आप में अच्छा हो जाएगा, जो भी वो निर्णय करेगा वो अपने आप में अच्छा होगा। ध्यान रखिए, इस प्रकार की बातें हमारे यहां के नीति शास्त्र में भी कही गई हैं, भारतीय नीति शास्त्र में भी कही गई हैं कि जो विवेकवान व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी वो क्या हो जाता है? वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ये गीता की शब्दावली है, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ प्रवाची में पढ़ा होगा ना, बुद्धि, विवेक, है ना, ज्ञान, इन सब के लिए शब्द यूज होता है ना, प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञ यानी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाना, उसके अंदर वो द्वंद्व, उस प्रकार के विकल्प ना होना, उस सारे विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद वो किसी एक निश्चित ठौर पर, एक निश्चित किनारे पर लग जाना कि बस यही सही है। ये उसका जो विवेक का निर्णय है, ये स्थित प्रज्ञ। यही व्यक्ति सद्गुणी होता है, ऐसा सोक्रेटिस ने कहा। गीता ने भी कहा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो कुछ भी करता है ना, वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। कोई भी धर्म हो, किसी प्रकार की नैतिक समाज रहा हो, नैतिकता की किसी ने कुछ भी बातें कही हो, सभी ने कम से कम विवेक को निश्चित रूप से मान्यता दी है। यही कारण है कि जितने मान्यता प्राप्त पुरुष होते हैं, जिनको समाज में पहले से मानता है कि हाँ ये महापुरुष हैं, उनके जो व्यवहार हो, उनके विचार तो विचार, उनके जो व्यवहार होते हैं उनको अनुकरणीय माना जाता है, उनको अपने आप में प्रमाण माना जाता है। क्यों प्रमाण माना जाता है? इसीलिए क्योंकि वो क्या थे? स्थित प्रज्ञ थे। उनके अंदर क्या है? विजडम है, उनके अंदर विवेक है। ठीक है ना। उदाहरण से सोच लीजिए, जैसे एक ही उदाहरण हम आपको यहां पे दे रहे हैं। जैसे जो बुद्ध की सारी बातें हैं, उनके सारे उपदेश हैं, वो आप जानते हैं कि धम्म पिटक में, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में उनके व्यवहार हैं, जिस प्रकार का वो व्यवहार करते थे उन्हीं को कंपाइल किया गया है विनय पिटक में, है ना। उनकी शिक्षाएं या उनके विचार, उनके दार्शनिक विचार नहीं है उसमें, सिर्फ उनके अपने नियम, जो जिस प्रकार का वो आचरण करते थे वो आचरण वही सिर्फ रखा गया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि विवेकवान व्यक्ति ही सद्गुणी है, ऐसा सोक्रेटिस का विश्वास है। लेकिन जब हम प्लेटो की तरफ चलते हैं तो प्लेटो ने कहा कि वास्तव में सद्गुण, है ना, ये जो सद्गुण हैं, इन सद्गुणों की जो संख्या है वो एक नहीं बल्कि 4 है। कौन कौन से? विवेक, साहस, संयम, और इसी के साथ उसने जोड़ा न्याय, जस्टिस। उसका कहना है कि जो विजडम है या विवेक है, निश्चित रूप से यही किसी प्रकार के कर्म से संबंधित विचार प्रस्तुत करता है, निर्द्वंद्व विचार प्रस्तुत करता है। ऐसा विचार प्रस्तुत करता है जिसमें किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, ऐसा विचार प्रस्तुत करता है। लेकिन यह तो सिर्फ विचार में ही बात रह जाएगी ना, अगर उस विचार को साकार करने का साहस ना हो। साहस तभी आएगा जब आप अपनी भावना को भय से मुक्त करके और पूरी हिम्मत के साथ उस विचार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो वास्तव में जो विवेक से निर्णय लिया गया है या विवेक से जिस प्रकार का विचार निष्कर्षित किया गया है, निकाला गया है, उसे साहस के माध्यम से ही एक्टिवेट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, उसे साकार किया जाता है, उसे व्यवहार में प्रस्तुत किया जाता है। तो साहस अगर नहीं है तो फिर विवेक की रक्षा नहीं हो सकती। साहस ही वास्तव में विवेक को साकार करने का पूरा वातावरण बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि जो आपके अंदर तमाम प्रकार की इच्छाएं हैं, है ना, खासतौर से जो दुरेच्छाएं हैं, जैसे लालच, घृणा, ईर्ष्या, मोह, इस प्रकार से हट करके आपके अंदर टेम्परेंस होना चाहिए, संयम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। जब आप अपनी इच्छाओं पर
नियंत्रण करके, ध्यान रखिए यहां पे शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं नियंत्रण, दमन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उन इच्छाओं को मारना नहीं है, उन इच्छाओं को चैनलाइज करना है। उन इच्छाओं को हमें अपने पहले के लक्ष्यों के प्रति चैनलाइज करना है, उनको उनके प्रति लगाना है ना। यहां पर भी ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए हमको दमन नहीं करना है, बल्कि इनको हमें आत्मसंयमित करके पूरे संयम के साथ, साहस के साथ विवेक को एक्टिवेट करना है, विवेक को क्रियान्वित करना है। तब विवेक का जो निष्कर्ष है वो फाइनली धरातल पर उतरेगा। जैसा अभी हमने इसकी प्रासंगिकता को लेकर के लोक सेवकों के संदर्भ में बात कही, उसी को हम फिर से अब आपके सामने रिपीट करते हैं। वो कैसे कि अगर एक लोक सेवक ने, अगर एक प्रशासक ने अपना कोई निर्णय लिया है ये सोच करके कि ये सही है, ये गलत है और ये वास्तव में जनता के लिए यही उचित है, वो निर्णय लिया है, तो उस निर्णय को लागू करने का उसके अंदर साहस होना चाहिए। और साहस होने के साथ साथ उसे लोभ ना, किसी प्रकार की प्रदंता, किसी प्रकार के ईर्ष्या से ना, लालच से, उससे बचते हुए, उसके ऊपर अपना नियंत्रण कायम करते हुए उस साहस के माध्यम से, उस संकल्प के माध्यम से अपने निर्णय को क्रियान्वित करना चाहिए। तभी वो न केवल प्रशासनिक कर्म को पूरा कर सकता है, अपने दायित्व को पूरा कर सकता है, अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है, बल्कि वो अपने आप को भी, अपने आप से भी नजरें मिला पाएगा ना। इसलिए ध्यान रखना है यहां पर कि इस प्रकार के साहसपूर्ण संकल्प का जो आधार है वो इस प्रकार का आत्मसंयम है। अब यही कारण होता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ आत्मसंयम पर ही ध्यान दे दिया है ना। अब आत्मसंयम पर अगर ध्यान देंगे तो आत्मसंयम अगर होगा तो अपने आप साहस आ जाएगा, क्योंकि आप जब लालच से, मोह से, किसी प्रकार की घृणा से मुक्त होंगे तो ये आपके अंदर अपने आप संकल्प की भावना आएगी। संकल्प की भावना आएगी तो अपने आप के अंदर जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी ना। इस रूप में भी इसको आप देख सकते हैं ना। इस रूप में भी देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर साहस अधिक है तो इस साहस का जो लाभ है वो आपको आत्मसंयम में भी मिलेगा, क्योंकि आत्मसंयम करने के लिए भी तो अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए भी, अपनी इच्छाओं को चैनलाइज करने के लिए भी, अपनी इच्छाओं को अनुशासित करने के लिए भी तो आपको संकल्प की आवश्यकता है। और जब ये संकल्प है और आपने अपनी इच्छाओं को संकल्पित कर लिया है, उनको नियंत्रित कर लिया है, उनको संयमित कर लिया है, उनको अनुशासित कर लिया है, तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि स्थिर होगी और जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय सद्गुण के अंतर्गत आएगा। तो इन तीनों के बीच में एक आपसी संबंध है और इसी आपसी संबंध का परिणाम है कि गीता में कभी तो कह दिया जाता है कि गीता में ज्ञान योग की चर्चा की गई है, कभी कह दिया जाता है कि भक्ति योग की चर्चा की गई है, कभी कहा जाता है कि कर्मयोग की चर्चा की गई है। वास्तव में गीता में तो सभी योगों की चर्चा की गई है, क्योंकि ये तीनों अलग नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में मिलकर के ही काम करते हैं। एकांगी विवेक एक परिकल्पना ही तो बन के रह जाएगी अगर उसको लागू करने का, उसे आकार देने का, उसको व्यवहारिक रूप, उसे क्रियान्वित करने का साहस ना हो। और साहस होते हुए भी बेकार हो जाएगा अगर उसे आत्मनियंत्रित करके लागू किया ना जाए ना, क्योंकि रिजल्ट तो हमको यहां पे सामने आएगा ना। ये तो उसका हार्दिक पक्ष है, ये उसका मस्तिष्की पक्ष है ना। ये तो वास्तव में बुद्धि या मस्तिष्क की प्रेरणा है, ये हृदय का स्फुरण है और अंतिम जो निर्णय है, अंतिम रूप से जो आकार क्रिया आकार लेती है वो तो यहां लेती है। तो इसीलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सभी, और इसीलिए एक अलग से प्लेटो ने सद्गुण रखा, न्याय, और इसको सबसे मूल या आधारभूत सद्गुण कहा। यहां तक कि उसने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी जो अन्य सद्गुण हैं इनकी वो जननी है। तो जस्टिस या न्याय को सबसे ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, जैसे कि गीता में कृष्ण ने ना जो मूल चीज रखी वो सिर्फ रखी उन्होंने योग, और योग को उन्होंने सबके साथ जोड़ दिया, कर्म के साथ, भक्ति के साथ और ज्ञान के साथ। तो इस मतलब कि ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को आपस में कौन समन्वित कर रहा है, इन तीनों को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, इन तीनों को कौन फ्रेम दे रहा है, वो कौन है? योग। उसी को प्लेटो ने कहा है जस्टिस, न्याय। यानी न्याय जो शेष सद्गुण हैं इनको आपस में संतुलित करता है, और तभी जाके किसी व्यक्ति का संतुलित व्यक्तित्व सामने आता है। अन्यथा वो व्यक्ति या तो बहुत ही ज्यादा कर्मयोगी होगा ना, उसके अंदर भावना नहीं होगी, बुद्धि अपेक्षाकृत कम होगी, या फिर उसके अंदर अगर संकल्प या साहस बहुत अधिक है तो हो सकता है कि वो इतना भावुक हो कि वो अपनी बुद्धि या अपने कर्म से विलग हो जाए, या फिर अगर वो केवल बुद्धिमान है और वो उसके अंदर साहस और संयम की कमी है तो भी वो व्यक्ति अधूरा रहेगा। तो वास्तव में जो संपूर्ण व्यक्तित्व है
वो तभी उभर के सामने आ सकता है जब इनके बीच में आपस में संतुलन हो। इसी संतुलन का नाम न्याय है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो न्याय की देवी होती है ना, उसके हाथ में जो तराजू होता है वो हमेशा संतुलित रहता है ना। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि अगर कहीं अन्याय हो जाता है तो एक पलड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। इसका तो हुआ कि वहां पे संतुलन बिगड़ गया है ना। जब तक वो संतुलन है तभी तक वो न्याय की देवी है ना। और न्याय की देवी ये नहीं देखती है कि किसके अंदर क्या कमी या बेसिक है, उसकी आंखों में पट्टी है, वो सिर्फ न्याय करती है। न्याय करने का मतलब हुआ कि सिर्फ वो संतुलन कायम करती है, इसीलिए वो बेसिक है। इसी कारण से न्याय को इतना मूल सद्गुण माना गया है कि आगे के समय में, चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो बिल्कुल 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स हो, सभी ने न्याय को लेकर के विवेचना आगे बढ़ाई। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे सामाजिक जीवन में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्यायों की बात की जाती है ना। हमेशा ये कहा जाता है कि न्यायी व्यक्ति है ना, समाज में न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय की कमी है या आर्थिक रूप से न्याय नहीं हो पा रहा है। न्याय शब्द कितना व्यापक है ना, ये चीज आपको समय समय पर आगे के लेक्चर्स में पता चलती रहेगी। तो खैर, आज हमने आपको जो बताया वो प्लेटो के 4 सद्गुणों के बारे में बताया। वो सद्गुण क्या हैं? विवेक, साहस, संयम, विजडम, करेज, टेम्परेंस। और इन तीनों का आपस में जो संतुलन है उसे है न्याय। न्याय वास्तव में सबको संवेद करता है, सबको आपस में जोड़ता है, सबको आपस में संतुलित करता है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही सद्गुणी है, न्यायी है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति को ही गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। और इनके जो आचरण हैं वही सम्माननीय हैं, वही औचित्यपूर्ण हैं, वही सबके लिए प्रमाण हैं। और इस लेवल पर पहुंच करके जो भी शासक, प्रशासक या व्यक्ति अपने कर्म को अंजाम देता है, अपने विचारों को अंजाम देता है, अपनी भावनाओं को अंजाम देता है, निश्चित रूप से वही व्यक्ति वंदनीय होता है। और उसी को हम मानते हैं कि वो नैतिक रूप से उचित होता है। और उसका परिणाम हमेशा शुभत्व में आएगा, गुड में आएगा, गुडनेस में आएगा। वो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है ना। अंतिम एक लाइन की बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये कि अगर ये चारित्रिक गुण हैं तो ये तो व्यक्ति में होंगे ना, आंतरिक होंगे। तो फिर हम समाज के लिए क्या कोई दूसरा मूल्य अपनाएंगे, दूसरे सद्गुण अपनाएंगे? नहीं। प्लेटो ने भी और सभी महत्वपूर्ण विचारकों ने भी वास्तव में समाज को व्यक्ति का ही बृहत्तम रूप माना है ना। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जब व्यक्ति व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का सद्गुण आएगा तो समाज अपने आप सद्गुणी हो जाएगा। अगर व्यक्ति व्यक्ति न्यायी हो जाएगा तो समाज अपने आप न्यायी हो जाएगा ना। इसीलिए गांधी ने भी हमेशा सत्याग्रह की बात की, क्योंकि सर्वोदय तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो मित्रों, यहां पर व्यक्ति यानी व्यष्टि और समष्टिका को अलग करके नहीं देखना है आपको, बल्कि व्यक्ति के माध्यम से ही समाज के अंदर इस प्रकार की नैतिकता संभव हो सकती है। आगे के लेक्चर में हम लोग इसी न्याय शब्द को आगे बढ़ाएंगे और जो एरिस्टोटल के हैं, रॉल्स के हैं, उनके न्याय, क्योंकि न्याय पर इंडिविजुअल सवाल आता है ना, और आ चुका है। इसके अलावा आपको अरस्तु के जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में बताएंगे, और उसके अलावा जो आपका प्रयोजनवादी या कह सकते हैं कि टेलियोलॉजिकल नॉर्म्स हैं ना, या फिर आगे बढ़ते जो राइट बेस्ड नॉर्म्स हैं, क्योंकि ये तो वर्च्यू बेस्ड हैं, तो इन सब पर बात करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हमारे इस वीडियो को लोगों के साथ बांटिए और खुद भी इसको देखने की कोशिश करिए अंत तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।